हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल अस्तपुंज स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आज की क्लास में हम लेकर आ गए हैं आपके लिए अनसॉल्व्ड पेपर फिजिक्स का क्लास 12th और इसका सेट नंबर फर्स्ट है। इसको हम लोग बहुत डिटेल में अच्छे से सीखेंगे। और अगर हमारे साथ आप चैनल पर नए जुड़ रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आगे आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन को खूब अपने दोस्तों में खूब शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट कीजिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यूज़ का कि विद्युतशीलता का मात्रक है। देखिए, विद्युतशीलता को सबसे पहले किससे लिखा जाता है? विद्युतशीलता को लिखा जाता है अपसाइलन जीरो से। किससे लिखा जाता है? अपसाइलन नॉट से। और इसकी हमसे यूनिट पूछ रहा है। तो भाई इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दीजिए। आपने पहले चैप्टर में पढ़ रखा होगा वैद्युत क्षेत्र वाले में एक फार्मूला F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आपको यूनिट अपसाइलन नॉट की निकालनी है, तो अपसाइलन नॉट को आप इधर कर लीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एफ इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो ये वहाँ से 1/4 पाई, ये कांस्टेंट टर्म है, हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? Q1 Q2 अपान में एफ आर स्क्वायर। अब देखिए इसकी यूनिट बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। क्यू का मतलब क्या हो गया? चार्ज, यानी आवेश। आवेश का मात्रक कूलाम, और ये भी कूलाम। कूलाम कूलाम मिलके कूलम स्क्वायर हो जाएगा। और एफ है फोर्स यानी बल। बल का मात्रक होगा न्यूटन। और आर है डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब दूरी। दूरी का मात्रक मीटर, और स्क्वायर लग जाएगा। तो कूलम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर है कोई ऑप्शन? कूलम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। समझ पा रहे होंगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में खूब शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि एक वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम 6 वोल्ट पर मीटर है। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बताना है। तो ध्यान दीजिए भाई, इसका एक फार्मूला होता है। हमको किसका आयाम बताना है? चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बताना है। तो इसका फार्मूला होता है बी नॉट। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बी नॉट बराबर हो जाएगा ई अपान में सी नॉट। ई नॉट अपान सी, ऐसे कुछ होगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है बी नॉट, सॉरी बी नॉट आपको ज्ञात करना है। ई नॉट की वैल्यू दी गई है 6 और सी की वैल्यू कितनी होगी? 3 इंटू 10⁸। 3 इंटू 10⁸। तो यहाँ से 3 से इसको माइनस कट करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। यानी बी नॉट की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो 2 हो जाएगा, और 8 ऊपर जाएगा तो इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा। तो 2 इंटू 10⁻⁻8 कोई ऑप्शन है? ये भाई सेकंड ऑप्शन है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और बी है मैग्नेटिक फील्ड। इसकी यूनिट टेस्ला भी होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है ना। ये सब यूनिट्स आपको पढ़ाई गई हैं और आपने वैसे जनरली क्लास में भी सीखा होगा ये सब चीज़ें। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, स्वप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य है। स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी। और इसके समतुल्य यानी दूसरा मात्रक आपको बताना है। तो भाई देखिए, स्वप्रेरकत्व को हम लोग किससे लिखते हैं, थोड़ा समझ लीजिए। स्वप्रेरकत्व को हम लोग लिखते हैं एल से, और इसका एक फार्मूला आपको पढ़ाया गया होगा। एल इज इक्वल टू माइनस में ई और डेल्टा आई अपान में डेल्टा टी। डेल्टा आई अपान में डेल्टा टी। यहीं से हम लोगों ने डिफिनेशन भी बनाई थी कि किसी भी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उसके प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है यदि उसमें धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। तो यही स्वप्रेरकत्व की परिभाषा भी थी। तो ये भी आप अच्छे से पढ़े होंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टी को उठा के ऊपर कर लेंगे। तो जो इसकी यूनिट बनेगी यानी L इज इक्वल्स टू ई है प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसकी यूनिट क्या होगी? वोल्ट। और ये है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेकंड। क्या हो जाएगा? वोल्ट सेकंड। और बटे में क्या होगा?
बचेगा आई, इसकी यूनिट क्या होगी एम्पियर। वोल्ट सेकंड पर एम्पियर है कहीं, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, सेकंड ऑप्शन। तो भाई सेकंड ऑप्शन इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी डिटेल में आपको बताया जा रहा है कि कैसे मतलब ऑप्शन फाइंड आउट हुआ, ऐसे नहीं कि ये सही है टिक लगा लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लिखा है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता 40 दिनों में घट करके 1/16 रह जाती है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु बताइए। तो देखिए भाई ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो जरूर लगा लेंगे, और अगर नहीं लगा पाते हैं तो हमसे जुड़िए, हम आपको बताते हैं, इसका सोल्यूशन देते हैं कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। देखिए लिखा है किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता 40 दिनों में, यानी आपको टोटल टाइम टी बराबर कितना दिया गया है 40 डेज, 40 दिन दिया गया है, ठीक है। और रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता घट करके 1/16 रह जाता है ना। तो n इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे n नॉट इंटू 1/16, यानी प्रारंभिक मात्रा का 1/16 रह जाएगा, तो ये शेष मात्रा बचेगी। तो इसको आप एक काम करें, n अपान में n नॉट को नीचे ले लें, n अपान में n नॉट बराबर कितना हो जाएगा 1/16 के। तो आप इसका एक फार्मूला पढ़ रखे होंगे, देखिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ भाई, n इज इक्वल्स टू n नॉट और 1/2 की पावर n, ये फार्मूला होता है। तो n अपान में n नॉट को आप नीचे ले लीजिए, n अपान में n नॉट हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर में n हो जाएगा। और देखिए n अपान में n नॉट की वैल्यू आप 1/16 निकाल चुके हैं, 1/16 रख लेंगे बराबर 1/2 की होल पावर n हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 का होल पावर 4, 1/2 का होल पावर 4, और यहाँ पे लिखा जा सकता है 1/2 की पावर n, 1/2 की पावर n। तो अब आप समझ गए होंगे इसको कैसे करेंगे। 1/2 1/2 दोनों साइड से सेम है, हटा देंगे, इसमें पावर की कंपैरिजन कर लेंगे, तो n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। n क्या होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, यानी अर्ध आयु की संख्या होती है। तो आपको यहाँ पे निकालना है कैपिटल T, तो कैपिटल T बराबर होता है फार्मूला n गुणे टी हाफ। देखिए कैपिटल T बराबर फार्मूला होता है n स्मॉल n गुणे टी हाफ, स्मॉल n गुणे टी हाफ, और आपको अर्धायु ही बतानी है, यानी टी हाफ ही बताना है। तो आप देखिए यहाँ पे जरा t की वैल्यू कितनी दी गई है 40 दिन, है ना, यहाँ पे देखिए पहले स्टार्टिंग में हमने लिख लिया है, और n की वैल्यू कितनी है 4 है, और इनटू में टी हाफ। अब ये 4 से इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो टी हाफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 4 से डिवाइड हो जाएगा 10 में, ओ 40 में, तो 4 दहा में 40, तो 10 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 दिन। देख रहे हैं कैसे ऑप्शन लग रहे हैं भाई, ऐसे नहीं तुक्का लगा दिया, तुक्का नहीं लगाना है। कितना आ जाएगा इसका आंसर 10 दिन आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से पकड़ रहे होंगे इन सब चीज़ों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगर फिर से बोल रहे हैं हमारे साथ आप नए जुड़ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। 12th स्टैंडर्ड के या 10th स्टैंडर्ड के या यूपी बोर्ड के, CBSE बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब जुड़ जाएं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द्रव्य तरंग की प्रकृति निर्भर नहीं करती है। तो द्रव्य तरंग की प्रकृति किस पर निर्भर नहीं करती है। देखिए द्रव्य तरंग का मतलब होता है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपान में पी, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपान में पी। पी होता है यहाँ पे मोमेंटम या संवेग, पी का मान किसके इक्वल होता है एम इंटू वी के। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आप रख सकते हैं, सॉरी एच अपान में पी के स्थान पे एम इंटू वी। अब क्वेश्चन है कि द्रव्य संख्या द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य निर्भर नहीं करती, किन पर निर्भर नहीं करती। देखिए इसमें मास पर निर्भर नहीं करती है। देखिए भाई मास यहाँ पे तो मिल रहा है, क्योंकि लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपान मास है, यानी मास अगर बढ़ाया जाएगा तो इसका जो वेवलेंथ है तरंग दैर्ध्य तो वो घट जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यानी ये इस पर डिपेंड करेगा, द्रव्यमान पे तो निर्भर करता है, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता।
फिर कह रहा वेग पर, देखिए वेलोसिटी भी है तो इस पर भी निर्भर नहीं करे, निर्भर मतलब इस पर निर्भर करेगा। और संवेग है, संवेग देखिए है, इस पर तो निर्भर करेगा ही, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। एक लास्ट ऑप्शन बच रहा आवेश, यानी आवेश पर निर्भर नहीं करता। दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, यानी अगला पार्ट हमारा है, आप में एमसीक्यूज खत्म हो गए, खंड बी में चलेंगे। ये लिखा है कि आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं? मोबिलिटी ऑफ चार्ज। आवेश की गतिशीलता क्या होती है? एकांक समय में आवेश के प्रवाह से उस चालक में विद्युत धारा बहने लगती है, उसी को बुलाया जाता है आवेश की गतिशीलता। आवेश की गतिशीलता I बराबर डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी, बस इतना लिख दीजिएगा, एक अंक का है, आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों में प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल का व्यंजक लिखिए। जरा देखिए, ये भी फार्मूला आपने पढ़ रखा होगा। देखो ऐसे ऐसे बताया गया था, थोड़ा मैं आपको याद दिलाता हूँ। ऐसे था, एक में सेम करंट भेजी जा रही थी और एक में इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। एक में क्या होता था, इसमें इनके बीच की दूरी क्या थी? आर थी। इनके भी बीच की दूरी क्या थी? आर थी, है ना। इसके कारण इस पर फोर्स निकालना था, मतलब एक तरफ अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा था, एक तरफ रिपल्सन का फोर्स लग रहा था, है ना। यहाँ F1 F2, है ना, जस्ट टाइप इस टाइप से था। तो इसका जो फार्मूला निकल करके आया था F अपान में L इज इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो अपान में 2 पाई, और क्या था? I1 I2 अपान में R। ये फार्मूला निकल करके आया था, है ना। सॉरी, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं, आप समझते रहिएगा। हमने बोल भी दिया है, इसको भी सुन रहे होंगे, तो आप इसको सही लिख लीजिएगा। ये आपका फार्मूला होगा, F अपान में L इज इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो अपान 2 पाई I1 I2 अपान R। तो यहाँ पर देखिए, म्यू ज़ीरो अपान 2 पाई की थोड़ी सी और आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे दें। म्यू ज़ीरो अपान में 2 पाई जो होता है, इसकी वैल्यू होती है 2 इंटू 10 टू द पावर -7, है ना। और यहीं से हमने 1 एम्पियर की परिभाषा भी निकाली थी। देखिए I1 I2 बराबर 1 रख लेंगे और R बराबर भी 1 रख लेंगे, तो ये इसी के जस्ट इक्वल हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 2 × 10 की पावर -7। तो यहाँ से परिभाषा निकाली गई थी 1 एम्पियर की, कि 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह धारा है जो दो समांतर धारावाही चालक तारों में 1 मीटर की दूरी पर रखे हों और उनमें एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो, तो वे उन पर 2 × 10 की घाते -7 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। ये आपका 1 एम्पियर की परिभाषा हो जाएगी। तो अगर आपको ज़रूरत हो तो ज़रूर लिख लें, हमने बोल दिया है, रिकॉर्डेड वीडियो है, आप 10 बार आप आगे पीछे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है कि किसी माध्यम में प्रकाश का वेग इतना दिया गया है और इस माध्यम से हवा में जाने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है। देखिए भाई, क्रांतिक कोण कैसे निकालेंगे, अच्छे से समझिएगा, मैं इसका सलूशन देने जा रहा हूं। हमारा क्वेश्चन है, वेग दिया गया है, इसका मान है ना, तो यहां से v की वैल्यू आपको गिवन है। v बराबर है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो फार्मूला होता है, यहां से n की वैल्यू निकाल लीजिए। n इज इक्वल टू होगा c अपान का v। क्या होता है भाई? v इज इक्वल टू n बराबर क्या होगा? c अपान का v, है ना। c अपान v फार्मूला होता है। तो यहां से n की वैल्यू अगर आप निकालेंगे, n को बोलेंगे अपवर्तनांक, c की वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट, यानी 3 × 10 की घाते 8, 3 × 10 की घाते 8 मीटर पर सेकंड होता है। और v की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है 1.5 × 10 की पावर 8, 1.5 × 10 की पावर 8 हो जाएगी। तो 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 आप कैंसिल कर देंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे और ये 15 बन जाएगा। 15 को 30 में 15 से डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अपवर्तनांक अब पर 2 आ गया। अब आपको निकालना क्या है, उस पर आ जाइए। आपको क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण निकालना है। तो क्रांतिक कोण का फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ। क्रांतिक कोण
क्रांतिक कोण होगा n इज इक्वल टू, वैसे इसका फार्मूला 1 में साइन सी होता है, सी को ही बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। आप साइन सी को इधर कर लीजिए और बराबर हो जाएगा 1/n के साइन सी बराबर 1/2 के। यहाँ पे साइन सी ही रहेगा और 1/2 का मतलब हो जाएगा साइन 30 डिग्री, है ना। और साइन साइन दोनों तरफ से हटा लो, सी बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, सी बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और यानी क्रिटिकल एंगल आपका 30 डिग्री आएगा। यही आपका आंसर होगा। बहुत ही स्मूथली आप इन सब चीज़ों को कर पा रहे होंगे भाई, बहुत ही इजी वे में आपको बताया जा रहा है, चीज़ों को आप समझिए लॉजिकली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी विद्युत ऊर्जा संचित होगी, यानी स्टोर्ड एनर्जी आपको निकालनी है। तो देखिए जो जो चीज़ें आपको गिवन है पहले उन चीज़ों को आप लिख लीजिए, इसका सोल्यूशन देने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा भाई। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज को शेयर कीजिए, चैनल हमारा ग्रो कर जाए जल्दी से। चलिए आपको दिया गया 10 पिकोफैरेड का एक संधारित्र, देखो संधारित्र यानी सी की वैल्यू दी गई है 10 पिकोफैरेड, 10 पीएफ पिकोफैरेड। तो सबसे पहले तो आप इसकी देखिए धारिता की यूनिट जो होती फैरेड होती, पिको नहीं होता भाई। तो इस पिको को आप चेंज कर लेंगे, है ना। 10 गुणे 10 की पावर माइनस में 12, ये फैरेड, इसकी यूनिट फैरेड होती है, फैरेड रखिए, है ना। ये वैल्यू आप रखेंगे। मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें बता दे रहा हूँ बगल में। देखिए अगर 1 mm लिखा है 1 मिलीमीटर, तो ये 10 की पावर माइनस 3 मीटर होता है। 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके मीटर में आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको दिया गया हो 1 माइक्रोमीटर दिया गया हो, तो आप 10 की पावर माइनस 6 से गुणा करके मीटर में चेंज कर सकते हैं। अगर आपको 1 नैनोमीटर nm दिया गया हो, तो 10 की पावर माइनस 9 से मल्टीप्लाई करके मीटर में चेंज कर सकते हैं। अगर आपको 1 एंगस्ट्रॉम दिया गया हो, तो 10 की पावर माइनस 10 टू द पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई करके मीटर में चेंज कर सकते हैं। अगर आपको 1 पीएफ दिया गया हो, 1 पिकोफैरेड दिया गया हो, तो 10 की पावर माइनस 12 से मल्टीप्लाई करके मीटर में चेंज कर सकते हैं। अगर आपको 1 एफएम दिया गया हो, यानी 1 फर्मी मीटर दिया गया हो, तो 10 की पावर माइनस 15 से मल्टीप्लाई करके आप मीटर में चेंज कर सकते हैं। देखिए भाई इतनी यूनिट्स हमने बता दी हैं, चीज़ों को आप समझते रहिए, धीरे धीरे आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा। तो C की वैल्यू कितनी है 10 पिकोफैरेड, तो हमने इसको चेंज कर लिया। अब वोल्ट देखिए 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, V बराबर कितना दिया गया आपको 50 वोल्ट दिया गया है ना। ये वैल्यू आप यही पुट करेंगे। और संधारित्र में कितनी विद्युत ऊर्जा संचित होगी, यानी U का मान आपको बताना है। देखिए फार्मूला होता है U बराबर हाफ CV², U बराबर 1/2 CV², ये होता है स्टोर्ड एनर्जी का फार्मूला। तो U बराबर हो जाएगा 1/2, C की वैल्यू कितनी रखेंगे 10 गुणे 10 की पावर माइनस 12, V² है तो इसको आप 2 बार लिख सकते हैं, 50 गुणे 50, है ना। 2 से इसको भाई काट दीजिए, 5 बार जाएगा। अब जो बचा है उनको मल्टीप्लाई करा लीजिए आप। देखिए 5 25 पंचे 125, है ना, 125 और 1 2 0, 2 ठो 0 लगा दो भैया। 5 25 पंचे 125, 2 0 और गुणे 10 की पावर माइनस में 12। एक काम और कर सकते हैं आप, देखो U का मान आपको निकालना है, तो आप 1.25 गुणे 10 की पावर 8 भी लिख सकते हैं माइनस में। ध्यान से देखिए 1 2 3 4, 4 पे दशमलव लगा रहे हैं, इसमें 4 पावर कम हो जाएगा, ये आपका U का मान आ जाएगा। इसका ऊर्जा, इसका मात्रक क्या होगा जूल होगा, क्योंकि ये एक तरीके का ये एनर्जी है यानी ऊर्जा है, तो इसकी यूनिट जूल होगी। भाई क्वेश्चन करने के बाद आप मात्रक लिखना जरूर याद रखें, मात्रक अगर भूल जाएंगे तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, बहुत सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है आज का। और आप आज के इस सेशन को खूब दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके 12th में पढ़ने वाले दोस्त होंगे, जो भी लोग जुड़े हुए हों,
जरूर अपने अपने ग्रुप में सब लोग सेंड कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन है हमारा कि 12 वोल्ट का एक विद्युत वाहक बल, चलो भाई इसका भी सोल्यूशन देखो। 12 वोल्ट का एक विद्युत वाहक बल है ना, 12 वोल्ट दिया गया है, ई बराबर आप लिख लेंगे 12 वोल्ट है। फिर कह रहा है कि 3 ओम का आंतरिक प्रतिरोध। देखो भाई प्रतिरोध दो तरीके का होता है, एक होता है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध, और एक होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो आंतरिक प्रतिरोध यानी जो होता है उसको स्मॉल आर से हम लोग डिनोट करेंगे। तो स्मॉल आर की वैल्यू गिवन है 3 ओम, स्मॉल आर की वैल्यू 3 ओम है। उसमें क्या है, इनकी बैटरी से यदि परिपथ में धारा का मान, देखिए आई का मान आपको गिवन है, आई का मान कितना दिया गया है 0.5 एम्पियर दिया गया है, आई की वैल्यू 0.5 एम्पियर दिया गया है। अब आपसे कह रहा है कि जुड़े जुड़े प्रतिरोध का मान क्या होगा, यानी कैपिटल आर की वैल्यू आपको बतानी है, कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसका फार्मूला होता है, सेल से प्राप्त धारा जो होती है उसी वही फार्मूला लगेगा, मैं लिख दे रहा हूँ। सेल से प्राप्त धारा, सेल से प्राप्त धारा, विद्युत धारा वाले चैप्टर में मिलेगा आपको ये फार्मूला होता है आई इज इक्वल टू कैपिटल ई बटे में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ये फार्मूला होता है ना, सेल से प्राप्त जो धारा होती है ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले के तहत हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सॉरी, अब देखिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आई बराबर क्या दिया गया है, ई की वैल्यू कितनी है 12 है, बटे में सॉरी आई की भी वैल्यू दी गई है, तो आई का भी मान रख लेते हैं ना, यहाँ से यहीं पे रख लेते हैं, घबराने की बात नहीं है। आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू को आप पुट करेंगे। देखिए आई की वैल्यू कितनी है 0.5 और कैपिटल ई की वैल्यू 12 है, स्मॉल आर की वैल्यू 3 है और कैपिटल आर आपको फाइंड आउट करना है। इसको आप इधर गुणा करा दीजिए, 0.5 ब्रैकेट में 3 प्लस कैपिटल आर और बराबर कितना हो जाएगा 12 के 15, एक अंक पे दशमलव लगा दो और प्लस में 0.5 आर बराबर किसके 12 के, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.5 आर बराबर 12 और ये उधर जाएगा माइनस में कितना हो जाएगा 1.5। भाई कुछ लोग ये भी माइनस करना नहीं जानते हैं ना दशमलव का भी, तो मैं वो भी बता दे रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर 12 में से 1 पॉइंट घटाना है, तो 12 के बाद अगर आप दशमलव लगाते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक बार 0 लगा सकते हैं, दशमलव के बाद चाहे जितना 0 लगाइए, है ना। और किसी अंक को अगर माइनस करना होता है दशमलव को, तो दशमलव के नीचे दशमलव को रख करके घटाया जाता है। यहाँ पे देखिए 5 रख लेंगे और यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो देखिए 10 में से 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा, पॉइंट लगेगा, यहाँ पे 1 है, 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा और बाकी यहाँ 10, यानी 10.5 आ जाएगा, 10.5 है ना। देखिए यहाँ पे हमने घटा के दिखा भी दिया आपको कैसे घटाया जा रहा है। तो आर की वैल्यू आपको अगर निकालनी है 10.5 बटे में कितना हो जाएगा 0.5, दशमलव सेम अंक पे है हटा दीजिए, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 105 बटे में कितना होगा 5, इसको आप डिवाइड करिए, 5 दूना 10, 5 एकम 5 है ना, 5 दूना 10, 5 एकम 5 कितना आ गया 21, यानी आर बराबर कितना आ गया, आर बराबर आ गया 21 ओम, 21 ओम, है ना। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को, और हमने काफ़ी हद तक समझाने का प्रयास भी किया आपको। फिर से बोल रहे हैं भाई क्लास का एंड हो चुका है, अब इसके अगले पार्ट में हम फिर आपको मिलेंगे और ये सेट पूरा हम आपको कंप्लीट करवाएंगे, है ना। चैनल पर अगर आप फिर से बोल रहे हैं नए जुड़ रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, लाइक को करें वीडियोस को, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम पर डे वीडियोस को डाल सकें। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।